जय हिंद छात्रों। YouTube चैनल जी के आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे मैं पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि बड़ी काम की चीज़ है और आने वाले समय में न सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको फायदा पहुंचा सकता है बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी इस बात की सच्चाई आपको होनी ही चाहिए कि हमें संविधान के द्वारा कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। वैसे मैं मौलिक अधिकारों की चर्चा स्टार्ट कर चुका हूं और इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मौलिक अधिकारों को मैं समता या समानता के अधिकार से जो आगे का प्रोसेस है उसको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन हर एक जो मौलिक अधिकार आपको मिला है उसको मैं बारी बारी से अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। छोटे छोटे टर्म में हम पूरे वीडियो को पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और आसानी से चीज़ों को समझ भी लें। तो आज आइए हम सिर्फ अपने मौलिक अधिकार से एक मौलिक अधिकार को लेते हैं जो कहलाता है समता या समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में की गई है। तो पूरे वीडियो को आप देखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आपके व्यवहारिक जीवन में भी इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो आप जाएंगे कहीं नहीं, 10 से 15 मिनट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक और चीज़ जो बच्चों का ये कहना रहता है कि सर हम आर्टिकल्स को याद नहीं कर पाते हैं। संविधान में सबसे क्लिष्ट आर्टिकल ही होता है, जैसे हिस्ट्री में हमको सन में समस्या होती है वैसे ही समस्या यहाँ पर आर्टिकल याद करने में होती है। आपको आर्टिकल को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। आप पूरी वीडियो को आप देखेंगे और एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे तो फिर याद करने वाली कोई बात नहीं रहेगी। तो आइए बिना देरी किए हम टॉपिक शुरू करें और लेसन को पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जो आपका लेसन है उस लेसन का नाम यहाँ पर हो गया मौलिक अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के तीसरे लेसन में दर्ज किया गया है और इसके लिए जो आर्टिकल बनाए गए हैं वो आर्टिकल बनाए गए हैं 12 से 35 तक, जिसमें मैं 12 और 13 का जिक्र कर चुका हूं। तो आज हम अपने एक मौलिक अधिकार को यहां पढ़ें जो मौलिक अधिकार हैं समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, और इसका जो जिक्र किया गया है वो किस आर्टिकल में है? तो ये है 14 से 18 तक में। 14 से 18 तक में इसका जिक्र है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें देखते हैं आर्टिकल 14 में किस बात का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 14 में याद रखेंगे दो तरह की बातें कही गई है हमारे संविधान में। एक किया गया है कानून या विधि, कोई भी इसे कहें आप नाम दें, विधि के समक्ष समता। समता यानी कानून की नज़र में, कानून के सामने भारत के सभी लोग समान हैं। और इस प्रकार के कंसेप्ट को अगर भारत में कोई सबसे पहले लाया था तो उसका नाम था एवी डेसी। एवी डेसी यही सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को भारत के संविधान में ऐड करवाए। इन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव लाया था और ये बातें जो ली गई हैं वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसको लिया गया है यूके के संविधान से, यानी इंग्लैंड के संविधान में भी इस तरह की बातें कही गई है और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर भारत के संविधान में भी जोड़े हुए हैं। दूसरी बड़ी बात है कि इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण, और ये जो पॉइंट लाया गया है वो लाया गया है यूएसए के संविधान से। अब देखिए आर्टिकल 14 में दो तरह की बातें हुई। पहला बात क्या हुआ कि विधि के समक्ष समता, और दूसरी बात हो गई विधियों के समान संरक्षण से के अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 14 है, यानी पूरी तरह से हम कहेंगे समानता की बात किया है। ये कैसे? तो जो पहला पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि आप कानून के नज़र में समान हैं। कानून की नज़र में भारत के सभी नागरिक समान हैं।
इसलिए उनके साथ समानता की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। लेकिन ये प्रासंगिक बातें उतनी नहीं है जितना देखने में लग रहा है। आप कह रहे हैं कि भारत के सभी नागरिक समान होने चाहिए, राजा हो या रंक हो, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना ही चाहिए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में इतना आसान काम ये नहीं है, क्योंकि आप एक युवा से एक बच्चे की तुलना कैसे कर सकते हो। आप कहो कि एक युवा व्यक्ति अपने पीठ पर 20 या 25 ईंटों को लेकर चल रहा है, 5 वर्ष के बच्चे के ऊपर भी 20-25 ही ईंट रखा जाए क्योंकि हमें समानता का अधिकार मिला है, उसके साथ भी वही व्यवहार किया जाए, ये गलत है। आज तक आपने हिंदुस्तान में किसी महिला को फांसी लगते हुए देखा है क्या? नहीं देखे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि महिलाओं को हमारे समाज में कुछ छूट प्रदान कर दी गई है, और किसी की भलाई को लेकर अगर ऐसा किया जाता है तो ये समाज के साथ एक अच्छा संदेश जाता है। तो ठीक है ना। लेकिन दूसरा में देखिएगा, ये जो बातें ली गई यूके से उतना प्रासंगिक नहीं है। लेकिन दूसरा जो बात है कि विधियों के समान संरक्षण, यानी कानून उनके साथ समानता का व्यवहार भी करेगा। अगर आप कानून के नज़र में समान हैं तो आपके साथ जो न्याय होगा या जो आपको सज़ा दी जाएगी वो भी एकदम समान होगा। लेकिन मुझे बताइए कि क्या ये भी कंसेप्ट सही है? ये भी उतना सही नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और जो जोड़ा गया वो ये जोड़ा गया कि अगर किसी व्यक्ति को क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग अलग करना हो तो वहाँ पे ये नियम उतना प्रासंगिक तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। सीधे से मेरे कहने का मतलब है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी कोई अपराध करता है तो कानून के नज़र में वो भी बराबर हैं, और एक सामान्य किसान भी कोई अपराध करता है तो भी कानून के नज़र में राष्ट्रपति के बराबर ही अपराधी है। लेकिन सज़ा देते समय सज़ा तो बराबर दी जाएगी, बट उसके पद का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो राजा हैं, आप जो है एक सामान्य किसान हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो और कोई व्यक्ति सिंपली अगर कहे कि किसान हो, तो दोनों के साथ आप समानता का व्यवहार कैसे कर पाएंगे? और वैसे भी हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी तरह का कानून अगर बनाना हो, ठीक है, आप कहते हैं कि हम राष्ट्रपति जी अपराध किए हैं उनको सज़ा दी जाए, तो आपको तो यही पता है ना कि आर्टिकल 72 संविधान का आर्टिकल 72 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी सज़ा को जब चाहे माफ़ कर सकता है। ठीक है, वो अपने से साइन कर लेगा कि हमारी सज़ा जो भी मिली है उसको माफ़ कर लेते हैं। आप क्या कर पाएंगे? तो इसीलिए संविधान बनाने वालों को लगा कि नहीं, जो लोग इसके दायरे में नहीं आ सकते उनको थोड़ा बाहर कीजिए। आपको समानता का अधिकार मिलेगा, बट आपके पद का भी ख्याल रखा जाएगा। आपको तब तक कुछ नहीं किया जाएगा जब तक आप अपने पद पर हैं। संविधान बनाने वालों को भी लगा कि इस तरह से तो राष्ट्रपति अपराध कर लेगा और कहेगा चलो हम बच जाते हैं, अपने से हम सज़ा माफ़ कर लेते हैं। राज्यपाल को भी 162 के तहत जो है अपनी सज़ा को माफ़ करने का अधिकार दिया गया है। दूसरे की सज़ा को माफ़ कर सकता है, खुद की जब बात आएगी तो स्वयं से हस्ताक्षर कर लेगा कि मेरी सारी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। क्या कर पाएंगे आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा किस प्रकार का कंडीशन दिया गया कि जब तक ये पद पर हैं तब तक तो ठीक है, पद का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि मजबूरी भी बन जाती है। लेकिन जब पद से ये हटेंगे उसके बाद इनको तुरंत जो है अरेस्ट किया जाएगा, और बिल्कुल एक उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसे सामान्य किसान के साथ अपनाया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला जो आर्टिकल कह रहा है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कह रहा है कि चाहे वो सरकार हो, और सरकार का मतलब यहाँ पर भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, या सरकार के साथ साथ हम जनता भी कह दें, यहाँ पर जनता जो देश की जनता है वो हो, वो किसी भी नागरिक से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ये जो 5 चीज़ें दी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि सरकार या जनता किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यहाँ समझिए क्या है, मैं यहाँ पर धर्म की बात किया हूँ। आप देश के अंदर सरकार इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करेंगी जिससे कि धार्मिक भेदभाव बढ़े, उससे समाज में समानता का जो विचारधारा है संविधान का
वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी बच्चे को कहते हैं कि केवल हिंदू के बच्चे को ही सरकारी विद्यालयों में एडमिशन देंगे, ईसाई धर्म के होंगे, सिख धर्म के होंगे, उनका एडमिशन नहीं होगा, तो ये धार्मिक आप भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पर देश के किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी या जनता भी नहीं करेगी। मूल वंश का मतलब हो गया कि आप किसके वंशज हैं, उस आधार पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक सामान्य एग्जाम्पल हम लें, महात्मा गांधी के खानदान से कोई व्यक्ति चला आ रहा है, उनके पौत्र वगैरह लोग इस समय भी हैं, तो गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ स्वतंत्रता संग्राम में किया। तो इस आधार पर ऐसा नहीं होगा कि हम गांधी जी के पौत्रों को थोड़ा सा सामान्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा छूट प्रदान करेंगे या कह देंगे कि गांधी जी के ये चूंकि पौत्र हैं तो इनके लिए हमारा एक विशिष्ट स्थान समाज में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि जो आज वो क्या बोलते हैं, एक माधवराव सिंधिया का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े दिग्गज राजनीति के नेता हैं वो भी। तो सिंधिया का एक समय था, परिवार जो था, उनका राजघराना जो था, किसी ज़माने में जब अंग्रेज़ हमारे देश में रहा करते थे तो उस दौर में सिंधिया परिवार अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया था। तो आज हम ये कहें कि भाई सिंधिया परिवार के लोगों ने अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया था तो उनको इस देश में उनको एक ये माना जाए कि वो देशद्रोही खानदान रहा है, उस आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाए? जी नहीं। चूँकि उस समय उन्होंने क्या किया, उस समय का कंडीशन था, स्वतंत्रता देश को मिल गई, अंग्रेज यहाँ से चले गए। अब जो भी सिंधिया परिवार के लोग हैं जिन्होंने उस समय अंग्रेजों को सपोर्ट किया, जो भारत सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, आज भारत के साथ है, तो उस समय की गलतियों को आज यहाँ पर नहीं निकालेंगे, है ना। तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे बाबर का कोई वंशज चला रहा हो तो बाबर ने हमारे देश को बहुत लूटा है तो नहीं, हम ऐसे व्यक्ति को देश के अंदर कोई सुविधा नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में वो किसी भी वंश का व्यक्ति हो, चाहे वो देश का सपोर्ट किया हो या नहीं किया हो, वंशज के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद देखिए जाति, आपकी जाति क्या है, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सुनते हैं समाज में जाति को लेकर भेदभाव होता है। आप ये कह सकते हो कि सर आप ये कैसे करेंगे, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। आपके सामने एक मुद्दा दिख रहा है, आरक्षण। आप कहोगे कि ऊंची जाति के जो लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिला है जाति के नाम पर, निम्न जाति का कोई व्यक्ति है तो उसको आरक्षण मिला हुआ है। तो सही बात है, ये आरक्षण का प्रोसेस है। जाति के आधार पर भले ही संविधान ने कहा है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिस कंडीशन के आधार पर ही ऐसा हो पाता है। वो कंडीशन हम अभी जानेंगे कि कंडीशन क्या है जिसके आधार पर भेदभाव हो जाता है। उसके बाद देखिए लिंग, लड़का या लड़कियों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस सरकार नहीं करेगी। यही मैंने बताया ना कि आप अभी कह सकते हैं कि नहीं ये डिफरेंस भी ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, भेदभाव होता है। लड़कियों को एग्ज़ाम के लिए कुछ विशेष छूटें दी जाती हैं, लड़कों को उस प्रकार की छूटें नहीं मिलती हैं। कुछ ऐसे फॉर्म वगैरह आते हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जब आप फॉर्म भरते हुए तो देखते होंगे वहाँ लड़कियों के लिए कोई फ़ी नहीं रहता है, लड़कों को लेकर फ़ी रहता है। लड़कियों को अगर फिजिकल पास करना है थोड़ा सा कम दौड़ना है, लड़कों को उसके मुकाबले ज़्यादा दौड़ना है। ऐसा होता है ना, तो आपको लगता है कि नहीं भेदभाव होता है। आप खुद सामान्य उन सब चीज़ों को छोड़िए, अगर किसी आप स्टेशन पर चले जाइए जहाँ पर टिकटों की बिक्री वगैरह हो रही है, टिकट खरीदते समय देखिएगा लंबे लंबे लोगों का लाइन लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। लेकिन उसी के बगल में कोई लड़की आती है, एक मतलब घंटा भी नहीं होता है, वो आती है अपना टिकट लेती हैं और लेकर चली जाती हैं। आप 4 घंटे से खड़े हैं कि 5 घंटे से खड़े हैं, आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। तो वहाँ भी आपको लगा कि नहीं भेदभाव तो होता है। ये अब बालिकाओं के लिए कुछ विशेष प्रकार की सरकारी योजनाएँ भी चल रही हैं। तो ये रियलिटी है कि भेदभाव होता है, लेकिन संविधान ऐसा मना किया है। बट कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशंस वहां पर लिखे गए हैं जहां पर इसको लेकर भेदभाव होगा, क्योंकि समाज में किसी की भलाई को लेकर अगर भेदभाव करना हो तो भेदभाव किया जाएगा। आप याद कीजिए ऊंची जाति के जब लोग हुआ करते थे उस समय में, जब देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था, उस दौर में निम्न जाति के लोगों के साथ कितना बड़ा भेदभाव होता था। अगर कोई जान गया कि तुम छोटी जाति के हो तो सीधे लोग कहते रहे तुम छोटी जात का है, उतरो, बेड पे कैसे बैठ गया, तुम नीचे बैठो। ऐसा होता है, आप देखे होंगे। तो ये परंपराएं थी, बहुत गलत परंपराएं थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको समाज में समरसता का भाव लेने के लिए छूट देना जरूरी था, ताकि उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसी आधार पर हम कहेंगे कि ये जाति वाला और लिंग वाला प्रोसेस में पूर्णतः हम कहेंगे कि भेदभाव न होता हो, ऐसा नहीं है। जन्म स्थान को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां भी भेदभाव होता है। आप देखिएगा बिहारी लोग
महाराष्ट्र में जाते हैं ना तो वहाँ पे सबका आता है, अरे बिहारी हैं, भाग यहाँ से, बिहारी है रे तू, मतलब अजीब अजीब होता है, सब बात बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बिहारियों को देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार को ऐसा करना नहीं है, बट ऐसा लोग करते हैं। तो ये कानून के नए में अपराधी तो है, वो गलत दिशा में वो ट्रैक को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब वो कोई करेगा भी क्या? सरकार अगर उनके ऊपर FIR अगर दर्ज कराते हैं तो सरकार उन पर एक्शन लेगी, क्योंकि संविधान तो ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर, अब जो मैंने अपवाद बताया कौन सी बातों को लेकर, वो अपवाद क्या है? तो अपवाद में SC ST किसी की भलाई को लेकर भेदभाव हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। जिस समय SC ST के लोग अछूत माने जाते थे, समाज में उनकी कोई कद्र नहीं थी। मैंने भी इतिहास में ऐसा कुछ पढ़ा है कि जिस समय दलितों के ऊपर अत्याचार होता था, सवर्ण लोगों के द्वारा अछूत जो भी मिल गए गांव में, उनका टोला एक अलग बसा जाता था गांव से बाहर, या उनके गले में घंटी बांध दी जाती थी कि नहीं आप गांव के अंदर नहीं रह सकते हो, और आते भी हो तो आपके गले की जो घंटी बजेगी उससे लोग आपके रास्ते को छोड़ देंगे, हट जाएंगे, क्योंकि अछूत जा रहा है। मानव का मानव के साथ भेदभाव, कितना गलत व्यवहार था ये। और सोचिए जो संविधान बनाने वाले BR अम्बेडकर हैं, वो भी इन चीज़ों से बच नहीं पाए थे। उनको भी क्लास में एक जगह बैठने नहीं दिया जाता था, उनको क्लास से बाहर बैठाया जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन उनके अंदर इतना टैलेंट था तो इतना आगे बढ़े, देश को एक मान सम्मान संविधान दिए हैं। ठीक है ना। तो SC ST इसको भलाई को लेकर, क्योंकि लोग पिछड़े थे, अब संविधान में इनको थोड़ा सा रियायत दिया गया कि भाई आप ऊपर उठकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ो, तो इनको लेकर होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि महिला को लेकर जो है भेदभाव नहीं होगा? फिजिकली भी महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर होती है, सीधी सी बात है। अब आप कहोगे कि महिलाओं के ऊपर भी 1 क्विंटल का बोरी लाद दीजिए, हम लोग हमारे ऊपर भी 1 क्विंटल का बोरी लाद दीजिए, क्योंकि भारत में समानता का अधिकार है। ऐसा कैसे हो पाएगा? तो महिला होगी या फिर बच्चा होगा, क्या आप उसके साथ भेदभाव करेंगे? करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो समाज में भले ही समानता की बात तो हो जाती है, लेकिन उससे समाज की भलाई नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। 16 में जो बातें दी गई हैं, 16 में, उसमें एक ही बात है, लोक नियोजन, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समता। लोक नियोजन का मतलब है कि सरकार अगर आपको किसी प्रकार का कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रही है, दे रही है, आपकी योग्यता के आधार पर आपको सर्विस सरकार दे रही है, तो वो भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, इस सब को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन वहाँ भी ये चीज़ें लागू होगा, वहाँ भी अपवाद में ये चीज़ें लागू हो जाएगी। वहाँ पर क्या कि भलाई को लेकर अगर करना होगा, किसी की भलाई को लेकर, किसी की भलाई को लेकर भेदभाव होगा, को लेकर भेदभाव होगा। ठीक है ना। तो आप ये नहीं कल के डेट में कह सकते हैं कि हम भी तैयारी करते हैं, लड़कियां भी तैयारी करती हैं, लड़कियों का कटऑफ कम जाता है, लड़कों का कटऑफ अधिक जाता है, लड़कियों को दौड़ लगाने के लिए अधिक समय में कम दौड़ लगानी पड़ती है, लड़कों को कम समय में अधिक दौड़ लगानी पड़ती है। तो ये चीज़ें सब की जाएगी, क्योंकि इनको अपवाद में दिया गया है कि अगर भलाई की बातें होगी, अब महिला से आप अपनी तुलना कैसे कर लेंगे? सामान्यतः मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं कमज़ोर होती हैं, तो आप उनके साथ सोचेंगे कि नहीं एकदम समानता का व्यवहार कर दीजिए, गलत है। चलो मान के चलो कि आप वहाँ पर ठीक है एक चीज़ सोच रहे हो कि कर भी दे, अब बच्चों से कैसे तुलना कर पाएंगे? 5 वर्ष के बच्चे के ऊपर भी वही भार जो 25 साल के लोगों के ऊपर वही भार, ये कैसे हो पाएगा? ये तो गलत है बिल्कुल। ठीक है ना। तो सरकारी नौकरी में भी समता या समानता का अधिकार लागू है, यानी आप भी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से नौकरी ले सकते हैं, वो भी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से नौकरी लेगा। लेकिन यही है कि थोड़ा सा अगर वो इन सब चीज़ों से बिलोंग्स करता होगा, SC ST समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों से, चाहे महिला और बच्चे के मामला जब आ जाएगा, तब उनके साथ हम कहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर भेदभाव करके समाज में उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको भी आगे लाया जाएगा, ताकि समाज में एक समानता रह सके, समाज के सभी वर्ग के लोग जो हैं खुशहाल रह सके।
पूरे भारत का सारा जो है पूंजी एक किसी खास वर्ग के पास न चला जाए और काफ़ी ज़्यादा अमीर और गरीब का खाई न होने पाए, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा किया गया है। लेकिन ज़रूरत के साथ साथ इन सब चीज़ों पर समीक्षा भी होनी चाहिए, है ना, ये ज़रूरत है। अब देखें अनुच्छेद 17 क्या कर रहा है। 17 कह रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता जिसको हम कहते हैं छुआछूत, छुआछूत का अंत। वैसे तो 1955 में जो कानून बनाया गया था उसी समय कह दिया गया था कि छुआछूत नहीं करना है, लेकिन 1989 में और भी कठोर कदम बना दिए गए कि यदि आप छुआछूत का भेदभाव करते हैं, इस प्रकार की मनोदशा को बढ़ावा देते हैं, तो आपके साथ बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि अब समाज के सभी वर्गों के लोग एक समान हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप दलित हैं, आप जो है इस जाति के हैं, आप इस गाँव में प्रवेश नहीं करेंगे, इनसे न छुए जाएंगे, आप दूर रहिए, आपके गले में घंटी बांधकर आपको एक अलग समाज से निकाल दिया जाएगा। ये गलत चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन सरकार के तहत कुछ सामाजिक व्यवस्था बनाने की जब बात आएगी या कुछ भलाई की जब बात आएगी, तो वहाँ पे छुआछूत हो सकता है। अब जैसे आप कहें कि ठीक है, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। छुआछूत का अंत कर देने का मतलब क्या होगा कि छुआछूत अब नहीं करना है। इस प्रकार के मनोदशा को बढ़ावा देंगे तो सरकार के नज़र में आप एक अपराधी हैं। लेकिन कोरोना हुआ हो और कोरोना में कहे कि नहीं, आप नहीं छुए हमको, तो आपने नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि हम अछूत हैं, तभी तो हमको नहीं छू रहे हैं। इस समय भी आप मुझे छूइए जब मुझे बीमारी है, तो उस समय छूने का मतलब है कि क्या और बीमारी देश में बढ़ेगा। तो ये तो भलाई की बातें ना हो गई, भलाई वाली बातें होगी तब तो यहाँ पर भेदभाव होगा ही होगा। ठीक है ना। तो छुआछूत का अंत हो गया है, 89 में कठोर कदम बन चुका है इसके लिए। और 18 वाला बंधु याद रखेंगे आप, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अब देखिए यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न अवार्ड किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि उपाधियों का यहाँ पर अंत किया गया 18 में, और आप पढ़ेंगे उसका जो वास्तविक मैं आंसर की बात कर रहा हूँ कि भारत रत्न अवार्ड किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, तो वो आर्टिकल भी 18 है। तो आर्टिकल 18 के तहत दिया जाता है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो दोनों चीज़ों को समझिए। उपाधियों का अंत का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि भारत जैसे देश में अब कोई व्यक्ति उपाधि लेता है क्या, टाइटल के तौर पर मान लेते हैं महाराजाधिराज। सुने ना, विक्रमादित्य, पहले के राजा महाराजा इस प्रकार की उपाधि लिया करते थे। विक्रमादित्य, नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि, पादशाह की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि। देखेंगे ये सब उपाधि जो है पहले लोग लेते थे, उनको उपाधियां मिलती थी या स्वयं भी ले लेते थे पहले के राजा महाराजा। लेकिन अगर आप इस प्रकार की उपाधियों को ले रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए समाज में समानता का भाव जो है ना वो नहीं रहेगा। जैसे अब अगर सिंपल तरीके से मैं कहता हूं कि मैं अनुज सर आपको पढ़ा रहा हूं, महाराजाधिराज अनुज सर, तो लगेगा ना कि जैसे आपको मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सुशोभित किया हूं, अलंकृत किया हूं, मैं अपने आप को मैं बड़ा दिखाने की कोशिश किया हूं। तो आप बड़ा दिखाने की कोशिश की मतलब समाज की मुख्य धारा के जो लोग हैं उनसे आप ऊपर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऊपर बनने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि समाज में सबको समानता का अधिकार है ना। आप अपने आप को समाज से ऊंचा कैसे साबित करने की कोशिश कीजिएगा, गलत चीज़ है ये। ऐसा उपाधि आप नहीं ले सकते हैं, मैं विक्रमादित्य, ये मैं नाइटहुड, ये सब गलत चीज़ें हैं। इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई पाकिस्तान के साइड में गए, चीन के साइड में आप गए और वहाँ की सरकार ने आपको कोई ऐसा उपाधि दे दिया जिस उपाधि से आपको मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति घोषित करने की कोशिश की गई, बहुत बड़ा व्यक्ति घोषित करने की कोशिश की। तो भाई भारत में आप आ गए और वहाँ कोई आपको इंडिया लेवल पर आपको एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया, अलंकृत किया गया कि आप ये हो, तो आप आएंगे ना, थोड़ा सा दम्भ हो जाएगा आपके अंदर भी कि मुझे तो ये पुरस्कार मिला हुआ है। भारत में इस पुरस्कारों को कौन पूछता है। तो ये थोड़ा गलत चीज़ है। आप ऐसा विदेशी पुरस्कार अपने पास नहीं रख सकते हैं। जैसे देखिएगा
मोरारजी देसाई जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी मिला है और भारत सरकार का भारत रत्न भी मिला है। तो किसी विदेशी पुरस्कार को आप जब ग्रहण करते हैं तो यहाँ सरकार से परमिशन लेना पड़ता है कि हम उस उपाधि को अपने पास रख सकते हैं या नहीं, और सरकार अगर परमिशन दे देती हो तब रखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे किसी विदेशी पुरस्कार को क्या करना है, त्याग करना है, उसको नहीं लेना है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ें क्या है, जैसे मैं कहूँ कि ये जो है महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, नाइटहुड, सर, बादशाह, ये सब आप टाइटल के तौर पर इसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूँ कि अगर आपको भारत सरकार कोई पुरस्कार देती है, भारत सरकार कोई पुरस्कार देती है तो उस पुरस्कार को आप ले सकते हैं। जैसे भारत सरकार देखिएगा भारत रत्न अवार्ड देती है, पद्म भूषण का अवार्ड देती है। उसी तरह से आप देखेंगे अशोक चक्र वीरता के क्षेत्र में, मैं अगर कहूँ कि अशोक चक्र के साथ आप पद्मश्री लेते हैं तो पद्मश्री भी भारत सरकार देती है। तो ये सब भारत के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो इसको आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि इन सब जो पुरस्कार हैं उनका भी प्रयोग आप अपने नाम के आगे सरनेम के तौर पर यूज नहीं करेंगे। मैं भारत रत्न अनुज श्रीवास्तव, ये क्या दिखा रहे हैं आप, मतलब इसको दिखाने की क्या कोशिश हो रही है। या कहीं पर लिखा हुआ कि भारत रत्न डॉक्टर फलाना कुमार, जो कुछ भी नाम हो, गलत है ना। आप उसको इस तरह से क्यों प्रयोग कर रहे हैं। अब मोरारजी देसाई को भारत रत्न मिला तो उसमें क्या वो लिखेंगे, आपको दूसरा कोई कहता है कि भारत रत्न मोरारजी देसाई, तो इससे एक पहचान मिलती है। वो मोरारजी देसाई जिनको भारत रत्न मिला है, और मोरारजी देसाई खुद लिखें कि मैं भारत रत्न मोरारजी देसाई, इसका मतलब कि आप थोड़ा सा अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरनेम के तौर पर इसको यूज नहीं करना है, याद रखेंगे। हाँ, सरनेम के तौर पर अगर यूज करना होगा तो क्या कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई उपाधि होगा तो उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ उपाधि देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टरी किए हुए हैं, डॉक्टर लगाते हैं, तो ठीक है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं तो उसको आप एक सरनेम के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। प्रोफेसर इसको यूज़ कर सकते हैं, इंजीनियर, ये सब चलेगा। लेकिन भारत रत्न ये कुमार, पद्मश्री फलाना कुमार, ऐसे नहीं लिखना है। ये लिख सकते हैं कि रत्नेश कुमार जिनको पद्मश्री मिला, ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप सरनेम के तौर पर भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली उपाधियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ऐसे पुरस्कार दे जाता है तो आप उसको ग्रहण कर लेंगे, लेकिन सरनेम के तौर पर यूज नहीं करेंगे। तो उपाधि एक प्रकार से शुरू भी किया गया यहाँ से, लेकिन ये कहा गया है कि सरनेम के तौर पर उसको यूज ना करें। यूज क्या करेंगे, केवल शिक्षण संबंधी जो उपाधियाँ होगी वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो टाइटल का प्रयोग बिल्कुल करना ही नहीं है। नाइटहुड आज के स्वर में लें, सर, महाराजा धीराज, इस प्रकार का, या विदेशी कोई आपको सम्मान मिला, उस सम्मान को आपने अपने टाइटल के तौर पर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो भारत सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको जो कुछ भी मैंने बताया है वो चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। एक बार उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें हम फिर से। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि की समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है, यानी कानून के में आप समान हैं तो आपके साथ कानूनी तरीके से व्यवहार भी किया जाएगा। उसके बाद 15 की मैं बात करूं तो 5 चीज़ों के आधार पर सरकार आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगी। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सरकार आपसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन किसी की भलाई को लेकर अगर भेदभाव करना होगा तो वो किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, SC, ST, महिला, बच्चे, इन सब को लेकर आप एक जैसा इनके साथ आप तर्क इस्तेमाल नहीं करेंगे। 16 कह रहा है कि लोक नियोजन में समानता, सरकारी नौकरी अगर सरकार आपको देती है तो आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन वहाँ भी किसी की भलाई को लेकर अगर उनके साथ कुछ भेदभाव करना होगा तो सरकार कर सकती है। 17 है कि आप किसी भी प्रकार से छुआछूत को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ये एक बिल्कुल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसको 1989 में कठोर कानून के तहत एक अपराध बनाया गया कि अगर आप आज के डेट में भी किसी को दलित कहकर बुलाते हैं, आप जो है कहते हैं कि हमारे बॉडी को टच नहीं करो, तुम अछूत हो। हाँ, लेकिन कुछ भलाई वाली बात आएगी तब आप ये नहीं करेंगे। जैसे कोरोना हुआ है, अब नहीं छू रहे तो अच्छा है, क्योंकि उसका तो सीधा सा फंड है कि सटल तो गई ला। आप ऐसा नहीं करेंगे। उस समय ऐसा करेंगे तब दिक्कत वाली बात है। वहाँ पे आप उसको अछूत ही मानिएगा, हाँ ठीक है अछूत तुम रहो, वो ठीक है। अब रही बात कि एक और चीज़ मैंने कहा, क्या कहा कि उपाधियों का
अंत किया गया है। ये सब चीज़ें आपको टाइटल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है। महाराजाधिराज विक्रमादित्य नाइटहुड मतलब किसी तरह की ऐसा टाइटल जो आपको थोड़ा सा समाज में ऊंचा दिखाने का प्रयास करता हो, ऐसा टाइटल नहीं लेना है। विदेश से अगर कोई आपको पुरस्कार मिलता है तो आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे। सरकार का परमिशन अगर मिले तो आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये बताया कि भारत सरकार अगर आपको कोई उपाधि देती है तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन उसको सरनेम के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। सरनेम के तौर पर अगर यूज़ करना होगा तो सिर्फ आप शिक्षण संबंधी उपाधियों को ही सरनेम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18, जिसमें हमने किस मौलिक अधिकार की चर्चा की है, समता या समानता का अधिकार। अब मैं अगली क्लास में बाकी चीज़ों को बताऊंगा, तब तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे, और एक लाइक अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।